स्वीकार नहीं करेगा ना, नहीं, बिना राष्ट्रपति के सहमति अनुमति के। का चक्कर है, कर तो सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति। हाँ, बिना राष्ट्रपति की सहमति अनुमति के बिना नहीं प्राप्त करेगा, प्रायर परमिशन चाहिए होती है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 19 पर। तो आर्टिकल 19 हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और ये अब पूरा अगर इस हिस्से को देखा जाए, पहले हमने इक्वेलिटी की बात की थी, तो इक्वेलिटी के जो अधिक आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ये हमें बराबरी की बात करते हैं, राइट टू इक्वेलिटी। ये सारे अगर इनको ग्रुप किया जाए, ये सब 14 से 18 आर्टिकल हमारी बराबरी की बात करते हैं, तरह तरह से बराबरी कैसे हो उसके लिए बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में बराबरी होगी, रूल ऑफ लॉ की बराबरी होगी, टाइटल्स का लेना देना नहीं होगा, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, ताकि समाज में एक बराबरी व्याप्त हो। जो समाज में गैर बराबरी व्याप्त है, उस गैर बराबरी का खात्मा हो और समाज में बराबरी आए। इसके लिए आर्टिकल 14 से 18 है। अगला हिस्सा है आर्टिकल 19 से 22। 19 से 22 वो आर्टिकल है जो हमें आजादी देते हैं, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22 तक हमें ये आर्टिकल देते हैं आजादी। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19, और ये हमें कई तरीके से आज़ादी देता है, कई तरीके से फ्रीडम दे रहा है कि हम एज एन ह्यूमन बीइंग, हमारे कई सारे अधिकार हैं। हर इंसान का ये अधिकार है कि वो बोल सके। तो क्या दिया गया, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप बोल सकते हो। बोलने के अलावा अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। बोलने और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है? सर बोलने में सर हम अपने मुंह से बोल सकते हैं, पर एक्सप्रेशन में हम डायरेक्शन दे सकते हैं, बिना शब्दों का प्रयोग किए हुए भी अपनी बात को कह सकते, तरह तरीके के माध्यम हो सकते हैं, क्योंकि बोलने का, अपनी बात कहने का, अपने विचार रखने का माध्यम केवल बोलना ही नहीं हो सकता। बोलने के अलावा क्या माध्यम हो सकते हैं जिनसे हम अपने विचार को रख सकते हैं? सर मूवीज, पैम्फलेट्स। हाँ, और कभी कभी ना बोलना, ना बोल के भी हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। ना बोल के कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ना बोल के बुकों के माध्यम से। सर एक केस था केरला में, वहाँ पे बच्चा था शायद कोई स्कूल का, तो वो नेशनल एंथम नहीं बोल रहा था, लेकिन वो खड़ा था चुपचाप से, तो उस पे केस हो गया था। तो वो हम लोग कह सकते हैं कि गलत था वो केस। नहीं, सबसे ज्यादा हम अपने घर में, अपनी डेली लाइफ में ये एक्सप्रेशन बहुत यूज करते हैं ना बोलने का। जब हम गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, मैं तुमसे नाराज हो गया हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे, ना बोलना भी एक एक्सप्रेशन है। बाकी एक्सप्रेशन के और माध्यम है, अखबार हो गया, सिनेमा हो गया, पेंटिंग्स हो गया, म्यूजिक भी हो सकता है, कुछ भी माध्यम हो सकता है जो एक्सप्रेशन का, अपने विचार को अभिव्यक्त करना, जो भी हम सोच रहे हैं उसे अभिव्यक्त करने का। काला झंडा लगाना, नारे लगाना, कुछ भी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हम उनके द्वारा अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और संविधान हमें ये एक फंडामेंटल, मौलिक अधिकार देता है कि सभी नागरिकों के पास राइट टू स्पीच होगा और राइट टू एक्सप्रेशन। तो ये आर्टिकल हमें 19(1)(a), ठीक है, 19(1) के ये हिस्से हैं। दूसरा है असेंबली। तो हमारे पास ये अधिकार है 19(1)(b) के अंदर में असेंबली का, कि हम कहीं इकट्ठा होना चाहते हैं, कि कोई मीटिंग करना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, धरना करना चाहते हैं, तो वो हमारा पीसफुल असेंबली का अधिकार है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन जो है वो ये है कि इट हैज टू बी पीसफुल। आप दंगा करने के लिए असेंबल नहीं हो सकते हो, और आपको बिना हथियारों के इकट्ठा होना है और पीसफुली इकट्ठा होना है। फिर इसके बाद है आर्टिकल 1C, जिसके अंदर हमारे पास
एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। हम यदि किसी भी प्रकार के कोई एसोसिएशन, कोई यूनियन, कुछ भी बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। आर्टिकल 1D जो हमें देता है मूवमेंट के खिलाफ, मूवमेंट के लिए अधिकार। हम कहीं भी आना जाना चाहते हैं देश के अंदर में तो हम बिना रोक टोक के आ जा सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ क्षेत्र जहां पर परमिट लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ कि वो ट्राइबल एरियाज या विशेष एरियाज है। उसके अलावा हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। फिर 1E आर्टिकल है रेजिडेंस का, कि हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। और फिर है 1F जो आर्टिकल होता था, वो आर्टिकल यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। और आर्टिकल G जो है किसी भी प्रोफेशन को अपनाने का। तो ये हमारा बेसिक वो है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि इसको याद रखना, आप जो मैंने ये लिखा है, या इसे अपने तरीके से जैसे भी आपको ठीक लगे, MRP। बेसिकली हमें ना जो जब बहुत सारी चीजें याद करनी होती है तो याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका यही होता है कि हम कुछ शॉर्ट निमोनिक्स बना के याद करें। निमोनिक्स हमें बहुत हेल्प करते हैं चीजों को याद करने में। आपको अगर ये एक शब्द याद रहा और इसको आप आर्टिकल 19 के साथ याद रख सके तो आपको ये सीक्वेंस और ये 6 के 6 हिस्से इसके हमेशा याद रहेंगे और क्रमबद्ध तरीके से याद रहेंगे, क्योंकि यहाँ इनके ऑर्डर को भी हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम ऊपर नीचे कर दें। आर्टिकल 19A जहां पर है 19(1)A, तो जहां 1A है वहीं आएगा, 19(1)D जहां आना है वहीं आएगा। तो इसलिए आपको ऐसे याद करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा। जैसे पहला हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा हो गया असेंबली, तीसरा हो गया एसोसिएशन, चौथा हो गया मूवमेंट, पांचवा हो गया रेजिडेंस और छठा हो गया प्रोफेसर। ठीक है, तो हम कोई भी काम जो भी धंधा करना चाहते हैं वो प्रोफेशन करने के लिए हम मुक्त हैं। तो ये अधिकार हमें आर्टिकल हमारा 19 देता है। अब इसका बाकी हिस्सा इस आर्टिकल का इसी आर्टिकल के खिलाफ भी बात करता है। तो 19(1) हमें बहुत सारी आजादी देता है कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। परंतु अगला हिस्सा जो आर्टिकल 19(2) से लेके 19(6) तक का है, 19(2), 19(3), 19(4) से लेके 6 तक, ठीक है, ये हमारे अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है कि हमारे अधिकार सीमित है, हमारे अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, हमारे अधिकार उनकी अधिकारों की सीमा है, वो अधिकारों पर कुछ सीमा लगाई गई है और वो देखने के लिए हमें एक क्लॉज 2 to 6 ऑफ आर्टिकल 19 देखने पड़ेंगे, जिसके द्वारा हमें पता चल सकता है कि क्या क्या हमारे ऊपर प्रतिबंध है। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है और ये जो रिस्ट्रिक्शन अगर कोई लगाई जाती हैं तो इनको रीजनेबल हद तक जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत भी रखा जाता है। ठीक है, कोई सरकार किसी तरीके का प्रतिबंध लगाना चाहे कि धारा 144 है तो उसको खत्म किया जाना चाहिए, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, देख सकता है कि क्या कानून वैध है, क्या ये हमारे संविधान सम्मत है, तो उस पर भी ये हमें बता सकता है। अब जैसे ये आर्टिकल केस है जिसमें कि इंटरनेट का एक्सेस, कि इंटरनेट पर जो एक्सेस है हमारी, क्या इंटरनेट एक्सेस हमारा फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस, इंटरनेट का एक्सेस होना, उसको ऑनलाइन जाना, ये भी हमारा एक अधिकार है जो कि हमारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ये हमें एक्सेस का अधिकार, इंटरनेट की सुविधा दिए जाने का अधिकार जो है ये प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल 19 से संबंधित किसी के और कोई सवाल?
तो आर्टिकल 19 का अगर बेसिक ओरिजिन की बात की जाए तो बेसिक ओरिजिन क्या है, क्यों हमने ये अधिकार रखा है और इसका जन्म कहां से हुआ है और इसकी आवश्यकता क्या है? कोई गैस वर्क? सर यूएस से। नहीं, मैं इसको इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो यूएस के अलावा इंडियन कंटेक्स्ट में देखते थे। इस अधिकार का जो जन्म है, जो इसका एक स्रोत है, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ही है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो जो समस्याएं अंग्रेजों के सामने हमने महसूस की, उन सबको हमने इस आर्टिकल में रखा। जैसे कि अंग्रेजों के सामने उस समय पर कहीं भी कोई मीटिंग होती थी, असेंबली होती थी, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देती थी बोलने के अधिकार पर कि भाई इन्होंने ये बोला है तो वो अपनी बात नहीं रख सकता। तो ऐसे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो मौजूद रहते थे। तो उन रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये सब चीजों को हम फंडामेंटल, जैसे हमारा जलियांवाला बाग का कांड है, जलियांवाला बाग के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? सर पीसफुली असेंबल हुए थे। असेंबली हो रहे थे, ठीक है। कोई उनके पास हथियार नहीं थे, केवल अपनी असेंबली करके अपनी बात रखना चाह रहे थे। परंतु सरकार को ये नागवारा गुजरा और उसने इस हद तक, क्योंकि सरकार को मतलब उस समय की जो गवर्नेंस थी उसको इस बात का ये रिस्पेक्ट भी नहीं था कि भाई ये जो है ये उन लोगों का अपना एक अधिकार है। तो इसलिए इन अधिकारों को यहाँ पर स्पेशली जगह दी गई कि कोई आदमी अपनी बात को रखना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, मूव करना चाहता है, कहीं से कहीं आना जाना चाहता है, तो ये उसका मौलिक अधिकार है और उसको एक मौलिक अधिकार बनाया जाए ताकि आने वाले समय में जब देश आजाद हो जाए तो ये स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। अच्छा, आर्टिकल 19 का क्या रोल है डेमोक्रेसी में? आर्टिकल 19 एंड डेमोक्रेसी, इसको अगर मैं जोड़ के देखूं तो क्या रोल है उसमें लोकतंत्र का? ट्रांसपेरेंसी लाता है। महत्व क्या है लोकतंत्र के अंदर में, क्या महत्व है? लोकतंत्र का फंडामेंटल है आर्टिकल 19, ठीक है। लोकतंत्र के लिए बुनियाद है आर्टिकल 19, उसके एक तह है जिससे उसकी नींव है इसी के अधिकार। क्योंकि खाली हमारा लोकतंत्र कैसे बनेगा? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ऐसा सिस्टम जो लोगों के द्वारा चलाया जाता हो, और लोग का मतलब मेजॉरिटी नहीं होता है कभी भी लोकतंत्र में। लोकतंत्र का मतलब होता है सभी लोग, ठीक है, चाहे वो कम हो, चाहे वो ज्यादा हो, चाहे वो एक हो, चाहे वो बहुत सारे लोग हो। अब मान लीजिए सभी लोग एक पर्टिकुलर विचार में, एक खास तरीके के विचार में विश्वास रखते हैं। सभी लोग धर्म और भगवान को मानते हैं। कोई एक भगवान को ना मानने वाला व्यक्ति आ जाए, ठीक है, बुद्ध आ जाए हमारे समय में, और वो कहे कि नहीं, ईश्वर नहीं होता, तो ऐसे में क्या होगा? बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी सर लोग वो उनके थॉट को दबाने का कोशिश करेंगे, उनके थॉट को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी पर्सनैलिटी को चैलेंज करेंगे, परेशान करेंगे, और ज्यादा सीवियर सिस्टम होगा तो मार भी देते हैं, ठीक। इससे नुकसान क्या होता है? अगर लोकतंत्र नहीं होगा, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं देंगे, एक्सप्रेशन का अधिकार नहीं देंगे, तो इससे क्या नुकसान होगा? असेंबली का अधिकार नहीं देंगे तो नुकसान क्या होगा? सर उससे नया थॉट्स नहीं आएगा सोसाइटी में। डिक्टेटरशिप हो जाएगी। डिक्टेटरशिप? क्यों डिक्टेटरशिप कैसे हो गई? इसमें भी
हम सब लोग बोल नहीं रहे भाई, सभी बोलेंगे तो वैसे भी अगर इसे दूसरे तरह से देखो कि सभी लोग बोलेंगे तो फिर तो केओस मच जाएगा ना। सिस्टम बनाने के लिए तो आपको कोशिश ये करनी होगी भाई एक सिस्टम रहे, नहीं तो हर एक कोई अपनी अपनी कहानी कहता रहेगा और कोई चीजें कंक्लूड नहीं होंगी। तो लोकतंत्र के अंदर में जो डाइवर्जेंट ओपिनियन है उनको भी उतना ही महत्व दिया गया है। बिना डाइवर्जेंट ओपिनियंस के, अलग अलग विचारों के, ठीक है, अलग अलग सोच के हम लोकतंत्र को पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ सवाल माइनॉरिटी मेजॉरिटी का नहीं होता है। जो भी लोकतंत्र में चीजें, और इवन पुराने समय में भी अगर हम देखें तो जो चीजें डेवलप हुई, चाहे वैज्ञानिक खोज हुई है, राजनीतिक विचारों में बदलाव आए हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक माइनॉरिटी है, कुछ लोगों के द्वारा ही। एक व्यक्ति ने कुछ नई तरीके की बात कही, कोई नए तरीके का विचार रखा, फिर बाकी लोगों ने उसको कुछ चर्चा की और उन्हें ठीक लगा तो उन्होंने मान लिया उसको। तो लोकतंत्र को एनरिच होने के लिए, ठीक है, इस सिस्टम को बेटर होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, विरोध करने का, ठीक है, इसके अंदर विरोध करने का अधिकार भी वो है, निश्चित है। तो हम अगर लोकतंत्र को, सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं तो ये अधिकार देने हमारे को जरूरी है, जिससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो सके। तो लोकतंत्र के लिए एक फंडामेंटल फोर्स है आर्टिकल 19। ये लोगों को अधिकार देता है अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का, अपनी एसोसिएशन बनाने का, असेंबल होने का, ठीक है, कहीं भी जाकर अपने बात के प्रचार करने का, ये सब अधिकार देता है। अपने किसी भी प्रकार के धंधे को, काम को करने का, जिससे लोगों की भागीदारी इस पूरे सिस्टम में बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल, यहाँ किसी के पास कोई सवाल आर्टिकल 19 से संबंधित? यहाँ एक्सप्रेस करने का सवाल ये है सर कि जैसे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो वहाँ पे जो इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया, तो हाँ। वहाँ पे तो उनकी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के अधिकार को तो एक्सप्लॉइट किया है गया ना। मतलब उसे सीमित किया गया आर्टिकल 19 से को। पर सरकार फिर इसमें ये इसका, इस आर्टिकल का ये जो है वो भी है, क्रिटिसिज्म भी ये सकते हैं। जैसे एक बार नेहरू जी ने कहा था कि इट इज अ कार विदाउट इंजन एंड ऑल ब्रेक्स, ठीक है। तो कभी कभी हम क्या है कि सरकार भी और सिस्टम बनाते समय भी हमें दोनों पक्ष रखने पड़ते हैं, व्यवस्था को बनाए रखना भी जरूरी होता है। तो और कभी कभी वो व्यवस्था उसका सही और कभी कभी गलत इस्तेमाल भी, एक्सेसिव यूज भी कर लेती है। तो मतलब हम अभी तो उस पोजीशन में नहीं है कि उसको कमेंट करें कि क्या वो एक्सेसिव यूज है या नहीं है, परंतु यस, लोगों का ओपिनियन जरूर बनना चाहिए, लोगों की भागीदारी। जैसे भारत में जो अधिकार है वो उतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। भारत में हमें कोई अधिकार मिलता है और उसको सीमित किया जाता है तो हम उतने ज्यादा मुखर नहीं है जितना शायद मुझे लगता है आज से हमारे 100 साल पहले के जो लोग थे वो कहीं ज्यादा मुखर थे, जब कोई अधिकार नहीं थे। अंग्रेजों के जमाने में भी लोग ज्यादा मुखर थे क्योंकि वो क्लियरली उसको देख पा रहे थे कि किस प्रकार से कुछ बाहरी लोग हम पर शासन कर रहे हैं। परंतु जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, अपने अधिकारों के महत्व को, और यहाँ पर अपने अधिकार का मतलब ये नहीं कि मेरा अधिकार, अपना अधिकार, हमारा जो सामूहिक अधिकार है। हमारे को प्रॉब्लम यही है कि भाई जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है, अगर से दूसरे तरह से देखें, या खास जगह पर कोई चीज हो रही है, किसी खास व्यक्ति के साथ हो रही है, तो हमारा अगला विचार क्या आता है, हम इसके बारे में कंसल्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें लगता है कि मेरे पे नहीं बीत रहा है, ये किसी और पे बीत रहा है, कंसर्न नहीं होते हैं। हाँ, इसलिए हम कंसर्न, हम कनेक्ट नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं
हमारे लोकतंत्र को इसीलिए मजबूत होना, बड़ा होना जरूरी है कि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। जब जैसे जो करुणा नाम का शब्द है, उसका मतलब ही ये है कि जब हम दूसरे का दर्द खुद फील करने लग जाते हैं, तो हमें किसी को कोई समस्या है, हम वो उसको खुद फील करते हैं कि हाँ यार ये चीज हो रही है। तो ये एक फंडामेंटल फोर्स है जो हमारे यहाँ, हमारे लोकतंत्र में मिसिंग है। अब ये सोचो, यहाँ पर इंटरनेट बंद हो जाए तब क्या हम इतने आराम से बैठ पाएंगे? परंतु आज हमें ये लग रहा है कि ठीक है, हमारा थोड़ी ना कुछ हो रहा है, हमारा तो चल रहा है ना, जहाँ पे बंद है वो लोग देखें। क्योंकि हम सामूहिकता में, विचारों की सामूहिकता में विश्वास नहीं रखते। अभी भी हम अधिकार की भी, ठीक है, जब तक हमारे अधिकार बने हुए हैं तब तक हमें जो है ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आर्टिकल सर एक श्रेया सिंघल जजमेंट आया था, वो इसमें हो सकता है क्या? उसमें एक व्यू था कि द कोर्ट was of the view that only reasonable restrictions can be imposed as contained under Article 19(2) Clause 2। सर ये कश्मीर वाले में सर इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात तो यही इसमें भी है, बट सवाल ये होता है व्हाट इज रीजनेबल। समथिंग दैट इज रीजनेबल फॉर यू इज नॉट रीजनेबल फॉर मी। सो यहाँ पर जो है ये अनडिसाइडेड टर्म है रीजनेबिलिटी। इस आर्टिकल 19 के अंदर में इस शब्द को इसको डिफाइन नहीं किया गया। कोई भी आदमी ये कह सकता है कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इज रीजनेबल, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो वहाँ पर उपद्रव हो जाएगा, वहाँ दंगा हो जाएगा, वहाँ लोग मारे जाएंगे, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल रीजनेबिलिटी का। हाँ जी सर, जैसे इस पे मतलब जैसे 144 सर धारा जो वहाँ पर जम्मू कश्मीर जो सर लगा हुआ था, तो मतलब जब इंटरनेट बंद हुआ था सर उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई सर एनवी रमना, उन्होंने बोला भी था धारा 144 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। धारा 144 को अनंत काल तक के लिए नहीं लगा सकते, इसे लागू करने के लिए जरूरी तर्क होना चाहिए। धारा 144 का इस्तेमाल विचारों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता, बेहद जरूरी हालात में ही इंटरनेट बंद किया जा सकता है। इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत और संविधान अनुच्छेद 90 के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार यानी मतलब फंडामेंटल राइट के रूप में ही इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। ठीक, दीपक मेरा क्वेश्चन थोड़ा पॉलिटिकल नहीं है लेकिन मुझे वो हो सकता है कि हो भी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे वहाँ पे कश्मीर से ही मुद्दा है, मुझे नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि वहाँ पे आपने यूनियन टेरिटरी बनाया, लेकिन वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको कैद क्यों किया गया और किस अधिकार के तहत कैद कर दिया गया? जो नजरबंद किया गया ना, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, मेरा इंटेंशन पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। अभी वो तो आ जाएंगे हम। अब ये आर्टिकल 22 आएगा ना, तो इसमें हम ये डील करेंगे। डिटेंशन या किसी को बंद अरेस्ट करना दो तरीके का हो सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर में, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ये आर्टिकल 22 में ही शायद आता है, जिसके अंदर में हम किसी को भी प्रिवेंटिव कोर्स के अंदर में अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर में उनको अरेस्ट किया गया। ये बात देखो समझने की ये है। देखो हम जहाँ नहीं समझ रहे हैं तो ये समझ नहीं रहे हैं कि अधिकार या कोई भी चीज अपने से नहीं होती है, ठीक है। ये एक प्रकार का रस्सा कसी का खेल है। वो जानते हैं ना वो वाला कौन सा खेल होता है, रस्सी खींचने वाला। एक तरफ कुछ लोग खड़े होते हैं, यस सर, क्या बोलते हैं उसको, टग ऑफ वॉर। यस सर, टग ऑफ वॉर, ठीक है। तो दोनों तरफ से लोग खींच रहे हैं। जो अधिकार है, हमारे अधिकार जो है का अगर आर्टिकल 19 की बात की जाए
तो अधिकार भी कहीं ना कहीं ऐसे ही टग ऑफ वॉर के बीच में होते हैं। टग ऑफ वॉर में दो पक्ष हैं, एक तरफ स्टेट खड़ा हुआ है और जिसको हमने कहा कि भाई स्टेट से हमें सुरक्षा दिए जाने की जरूरत है, दूसरी तरफ पीपल है। तो स्टेट कहीं ना कहीं कोशिश करता रहेगा, भाई स्टेट का चरित्र ऐसा है, उसका मौलिक चरित्र ऐसा है कि वो ऐसा ही रहेगा। तो ये उसका मौलिक चरित्र है, वो ऐसा नहीं, वो पूरा चाहेगा, वो ये चाहेगा कि पूरी तरीके से आर्टिकल 19 खत्म हो जाए, आर्टिकल 19 के जितने अधिकार है सब खत्म हो, तभी तो स्टेट होने का फायदा है। भाई तुम एक बार बताओ, MP MLA या तुम लोग भी IAS क्यों बनना चाहते हो? सच्चे मन से बताओ, अपने मन में खूब सोच समझ के बताओ। तो पावर गेन करने के लिए, पावर गेन करने के लिए, नो डाउट, एब्सोल्युटली। पावर, मनी, भाई पैसा हो मेरे पास। लाल बत्ती की गाड़ी क्यों चाहते हैं? क्या भाई सब दुनिया जैसे चल रही है मैं वैसे क्यों नहीं चाहता? क्यों चाहता हूँ कि मेरे को कुछ विशेषाधिकार रहे, ठीक है, मैं किसी को कुछ बोल दूं तुरंत ऐसा हो जाए। हम क्यों जो है IAS के पर्सनैलिटी से, IPS से क्यों इतने प्रभावित हैं? क्यों हम? क्योंकि हमें दिखता है कि यार एक आदमी है वो जो है ऐसे कह देता है तो हमारे जैसा ही आदमी ना, सामान्य आदमी है, पर वो कुछ कह देता है तो तुरंत एक्शन, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो जैसा चाहता है वैसा कर सकता है, जिसके लिए चाह सकता है उसके लिए उसका अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। तो स्टेट का मूल चरित्र ही ये है। MP MLA आज अभी इलेक्शन की शायद काउंटिंग शुरू हो गई होगी, इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, हर कैंडिडेट करोड़ों रुपया, 10-10, 5-5 करोड़ रुपया हर कैंडिडेट खर्च कर रहा होगा एक एक सीट के लिए, एक MLA बनने के लिए जो है। उसके अलावा पार्टी हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, 10,000 रुपया करोड़ रुपया। क्यों इलेक्शन में इतना पैसा, इतना लड़ाई झगड़ा, जो कुछ संभव है वो सब क्यों होता है? इस पावर को गेन करने के लिए कि मुझे पावर में आना है, शक्ति में आना है, मैं जो चाहे वो करूं। तो जो स्टेट का मौलिक चरित्र है, MP MLA, कोई आदमी MP MLA क्यों बनना चाहता है? ये सब कहने वाली बात है कि मैं सोशल वर्क वगैरह करना चाहता हूँ। मैं कभी कभी, मुझे बहुत सिंपल सी बात यही कहनी है कि समाज को अगर आप बदलना चाहते हो, सभी MP MLA यही बोलते हैं ना कि समाज को बदल, यार 10 करोड़ रुपए आप इलेक्शन में 30 दिन का ही कैंपेन होता है, 30 दिन में एक व्यक्ति करोड़ों रुपया खर्चा करता है, करोड़ों रुपया खर्चा करता है। मैंने देखा है अपनी आंखों से खर्च करते हुए, ठीक है, कि लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं। अगर 10 करोड़ रुपए एक व्यक्ति समाज को बदलने में खर्च करे तो क्या बदल नहीं पाएगा? 10 करोड़ रुपए में मेरी समझ से अगर मुझे कोई दे देगा, मैं 10 कॉलेज खड़े कर दूंगा। और ये समझो एक सीट में 2 या 3 तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते ही होते हैं। बीजेपी का जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी होगा वो भी खर्चा करेगा, SP भी खर्चा करेगा, कांग्रेस भी खर्चा करेगा, मतलब ये 4-5 हर जगह से, कोई 10 करता है, कोई 5 करता है, हर कोई इतना तो खर्च करता ही करता है। 4-5 करोड़ रुपया तो कम से कम आदमी जो स्ट्रॉन्ग, मतलब जो मेजर कैंडिडेट्स होते हैं वो खर्चा करते हैं। इतना पैसा आप एक छोटे से क्षेत्र में खर्चा करते हो, अगर इस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कितना बड़ा सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है, पर नहीं। सर उस सीट के लिए कंपटीशन भी होता है क्या, कि जो ज्यादा पैसा देता है उसी को टिकट मिलती है उसमें? टिकट, ये तो ओपन सीक्रेट है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। टिकट लेने के लिए ही पैसा देना पड़ता है। सर अगर एक लोग है वो 20 करोड़ 21 सर करोड़ पैरवी भी दिए तो तो चाहिए सर। टिकट मिला। उस सब के अलावा पैसा भी चाहिए, मतलब पैरवी चाहिए, पैसा चाहिए, एनर्जी चाहिए, टाइम चाहिए, हजारों लोग घूमते रहते हैं उस सब पर। ये सब क्यों चाहते हैं? वो इलेक्शन करने वाले के साथ हजारों लोग घूमते रहते हैं, वो क्यों घूमते रहते हैं? अपना काम धंधा छोड़ के सब जो है वो घूम रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके जैसे बहुत सारे, आप में से भी कुछ लोग घुमाए होंगे 2-4 बार। क्यों घूम रहे हैं? इस पावर के साथ चिपकने के लिए। हर कोई क्या चाहता है? इसके साथ चिपकना चाहता है।
पावर के लिए, ठीक है, कि मुझे पावर मिले मतलब। और पावर क्यों चाहिए? जनरली ऐसा नहीं कि सभी लोग बुरे होते हैं, बहुत बार लोग केवल अपने एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए पावरफुल बनना चाहते हैं कि भाई एक मेरे को मतलब बहुत बार हमारी जो आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से आई होगी? कभी पुलिस वाले के साथ कोई बुरा अनुभव रहा होगा, अधिकारी बन के साथ कुछ बुरा अनुभव रहा होगा, आप कहीं गए होगे, आपने देखा होगा आपको धकिया दिया गया होगा कि निकलो बाहर यहाँ से, ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ से जाओ। तब आपको लगेगा कि यार मैं भी अगर इस पोजीशन पर होता तो शायद मेरे साथ ऐसा ना हो। तो इट्स नॉट दैट कि पावर हमेशा गलत ही पर्पस के लिए कोशिश कर रहे थे, बट अल्टीमेटली एवरीवन इज फॉर पावर। तो जो स्टेट है दैट इज एन एपिटोम ऑफ पावर, ठीक है, वो उस पर है। और दूसरी तरफ खड़े हुए हैं लोग। अब ये लोग और पावर के, स्टेट के बीच में ये रस्साकसी, ये टग ऑफ वॉर चलता रहता है। स्टेट हमेशा चाहेगा कि उसकी शक्तियां निर्बाध हों, असीमित हो, अनलिमिटेड हो, ठीक है। मैं जिसको कहूँ बोल तो बोले, मैं जिसको बोलूँ चुप कर तो चुप करके बैठ जाए, ठीक है। मैं इसको बोलूँ कि जा तो जाए, मैं जिसको बोलूँ ना जा तो ना जाए। स्टेट का यही कैरेक्टर होता है, ठीक है। राजा का यही कैरेक्टर है, राजा तो यही होता है ना, तो स्टेट भी वही होता है। तो स्टेट अल्टीमेटली यही चीज चाहेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, मतलब दूसरी तरफ है, जब तक ये पीपल, ठीक है, और इससे बचाने के लिए कि भैया ये चीज जो हमारे संविधान निर्माता थे उनको सबको पता था कि स्टेट का कैरेक्टर क्या होता है, उससे कैसे लोगों को बचाया जाए। तो बाबा साहब अच्छी तरह समझते थे इस बात को कि भाई ये स्टेट क्या चीज होगी। ऐसा नहीं कि वो, उनको कोई आइडियलिज्म नहीं था कि ऐसा नहीं होगा, मतलब वो भविष्यवक्ता नहीं थे, परंतु सबको पता होता है अनुभव, ठीक है, एनालिटिकल पावर सबको होती है। तो अपने विचार से वो जानते थे कि आने वाले समय में क्या होगा, स्टेट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करेगा। जो सारी चीजें अभी हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेट का बंद कर दिया कहीं पर लोगों को जाने के लिए, धारा 144 इतना ज्यादा मिसयूज वो है, आर्टिकल है, बहुत सारे और मिसयूज है। तो ये सब क्यों होते हैं? तो मतलब ठीक है, होते तो वो अलग बात है। संविधान निर्माता बाबा साहब ने सोचा कि नहीं भाई, इसको तो फंडामेंटल राइट में डालो ताकि लोगों को स्टेट से बचाया जा सके। तो इसलिए ये आर्टिकल 19 यहाँ पर रखा गया। पर दूसरी तरफ ये भी रखा गया कि हाँ भाई, इतना भी ज्यादा अधिकार ना हो कि वो बैलेंस ही बिगड़ जाए, स्टेट मतलब पूरी तरीके से केओटिक हो जाए, ठीक। लोगों के पास भी अगर जरूरत से ज्यादा आप दे दोगे कि भाई ठीक है हर कोई कुछ भी बोल रहा है, तो उसमें ऐसे सिस्टम में कोई भी एक सिस्टम बनाना जरूरी खत्म हो जाता है। तो हमें, हमारे जो सोसाइटी है उसके बीच में एक डायलैक्टिकल संबंध है, द्वंद्वात्मक संबंध है। हम एक सिस्टम भी चाहते हैं और फ्रीडम भी चाहते हैं। तो हम आर्टिकल 19 में अपनी कुछ फ्रीडम्स को सेक्रीफाइस करते हैं कि हमारे को एक स्टेट, एक सिस्टम मिल जाए, ठीक है। नहीं तो आपस में ही लोग जो है एक दूसरे का सर फोड़ते रहेंगे। परंतु ये जो बैलेंस है ये किस पर निर्भर करेगा? जो स्टेट और पीपल के बीच का बैलेंस है वो किस पर निर्भर करेगा? ये लोगों पर भी निर्भर करता है। और कहीं ना कहीं मैं कभी कभी इस बात को बहुत महसूस करता हूँ कि हमारे लोग अभी भी लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं है। हम लोग अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं है लोकतंत्र के लिए। अभी हमें और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में एक बेसिक चीज है सामूहिकता। लोकतंत्र तब तक अच्छा नहीं बन सकता है जब तक एक सामूहिकता ना आए, लोगों में कनेक्शन ना आए, लोगों के बीच में नेटवर्क ना हो, आपस में जुड़े हुए ना हो। अगर लोग आपस में नेटवर्क होते हैं, जैसे अभी अगर हम किसान आंदोलन की बात करें, तो किसान आंदोलन क्यों सफल हुआ, क्यों अच्छा से चल पाया? क्योंकि वहां एक सामूहिकता थी, ठीक है, नेटवर्क थी। तो जब जब लोग सामूहिकता में गए हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, कनेक्टेड हुए हैं, तब तब स्टेट कमजोर हुआ है। और जब जब लोग बिखरे हैं, जब जब लोग अलग होते हैं, जैसे हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल,
डिवाइड एंड रूल स्टेट की हमेशा से पॉलिसी है। इट्स नॉट दैट अंग्रेजों ने नहीं लाई थे, ये हमेशा की स्टैंडर्ड नीति है। स्टेट हमेशा चाहता है कि लोग जो पीपल शुड स्टैंड डिवाइडेड। इसीलिए हमारे बीच में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। ये सब जितने डिविजन है, हम कहते हैं कास्ट पे डिवीजन, रिलीजन पे डिवीजन, जेंडर पे डिवीजन, रीजन पे डिवीजन, और भी लैंग्वेज पे डिवीजन, दुनिया भर के डिवीजन है। ये होते क्यों है? इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन स्टेट ही है। स्टेट ही क्रिएट करना चाहेगा बाउंड्रीज लोगों के बीच में। स्टेट चाहेगा कि हाँ, लोग आपस में डिवाइडेड रहे। जब लोग आपस में डिवाइडेड रहते हैं, स्टेट मजबूत बनता है। और जब लोग डिवाइडेड ना होके यूनाइटेड होते हैं, स्टेट कमजोर पड़ता है। तो ये स्टेट और लोगों के बीच का रस्साकसी का खेल है, टग ऑफ वॉर है। और अगर हम यूनाइटेड नहीं होंगे, हम डिवाइडेड रहेंगे, कास्ट पर डिवाइडेड रहेंगे, रिलीजन पर डिवाइडेड रहेंगे, तो उतने ही हम कमजोर होते जाएंगे। नहीं तो हमारे को विदाउट, अगर हम इसको देखें कि चलो जैसे अभी किसी ने जम्मू कश्मीर का उदाहरण लिया था, तो वही बात करें, सोच के देखो कि क्या एक दिन भी, इवन कुछ मिनट भी इंटरनेट चला जाता है तो हम बेचैन होने लगते हैं। 2 घंटे भी आपका इंटरनेट ना चले तो आप बेचैन होने लगते हैं। आपको लगता है यार मेरी क्लास मिस हो गई, मेरे पास कुछ आया होगा, किसी ने मुझे कुछ मैसेज भेजा होगा, मेरा ये आना था, मेरा वो जाना था, है ना। ऐसे तमाम चीजें हो जाती हैं। और वहां पर सालों से इंटरनेट बंद है। किसी का रिजल्ट आता है, किसी की पढ़ाई होती है, किसी का फॉर्म भरा हुआ जाना होता है, कितने वहां पर सालों से इंटरनेट बंद है और हम कंसर्न नहीं है। धारा 144, ठीक है, हमने कहा कि जो है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू असेंबली है। धारा 144 दिल्ली में, लगभग पूरी दिल्ली में हमेशा से लगी हुई है, एटर्निटी से। ठीक है, कोई आप कहीं भी इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, तुरंत धारा 144 लगा दी जाएगी। तो लगभग मेजॉरिटी एरिया में धारा 144 लगी हुई है, तो आप इकट्ठा ही नहीं हो सकते। तो एक तरफ अधिकार है, पर क्योंकि लोगों को के अंदर अभी कॉन्शियसनेस भी नहीं है कि ये अधिकार है हमारे पास। और अधिकार, जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो हमें दूसरे को अधिकार देना भी पड़ता है। अधिकार हमेशा ड्यूटी के साथ आता है, तो वहां पर हम फेल होते हैं। जैसे ही हम बराबरी की बात करें, ठीक है, मैं बराबरी की बात करूं कि हाँ जी, फला तरीके का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है ना। मैं ये खूब आर्ग्यू कर सकता हूँ कि जाति के आधार पर ये शोषण नहीं होना चाहिए, पर जैसे ही मैं ये कहूंगा कि जाति के आधार पर बराबरी होनी चाहिए, तैसे ही एक और तरीके की बराबरी मेरे सामने आ जाती है, वो है जेंडर बेस्ड इक्वालिटी। ठीक है, तो मैं ये तो, जब मैं ये कह रहा हूँ कि जाति की बराबरी होगी, तभी मुझे जेंडर की बराबरी भी करनी पड़ेगी। फिर मुझे अपनी पत्नी के साथ, अपने घर की महिलाओं के साथ बराबर का व्यवहार करना पड़ेगा, सारी चीजें उन्हें बराबर देनी पड़ेंगी। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम अपने लिए अधिकार की तो बात करते हैं, परंतु जब अधिकार देने की बारी आती है तब हम वो हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब तो बाहरी बातें हैं, महिलाओं को ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या करेंगी पढ़कर, मैं घर के काम क्यों करूं। तब हम जो है अधिकारों को में फंस जाते हैं। तो हमारे को कॉमन उसमें आना चाहिए। अधिकार कॉमन होते हैं, और अगर आप अधिकार एक बार खत्म करते हो, ठीक है, बहुत सारे जो लोग थोड़े से पैसे में हो जाते हैं, जो जिनके पास संसाधन हो गए हैं, वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, हमारे पास तो बहुत साधन है, ये समस्याएं गरीब लोगों की समस्या। ऐसा नहीं है, सबकी कॉमन समस्या है। पर हम इस डिवीजन से बाहर निकलेंगे, तभी हम इन अधिकारों को ठीक से समझ पाएंगे। और मतलब थोड़े से दुख की बात है कि कहीं ना कहीं हम अपने अधिकारों के प्रति, क्योंकि एक ऐसा तबका भी है जो थोड़े से, जिसके पास शक्ति है, तो वो नहीं चाहता कि वो शक्ति, क्योंकि जैसे ही आप बराबरी की बात करते हो ना, बराबरी के आइडिया में एक बहुत प्रॉब्लम यही है कि बराबरी के आइडिया में आपको थोड़ी सी शक्ति मिलती है तो बहुत सी शक्ति जाती भी है। आपका थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन रुकता है तो बहुत सा एक्सप्लॉयटेशन आपका छूटता है। आई होप मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ। चंद्रा? नो सर, नहीं आया समझ में। नहीं आया सर। भाई देखो,
क्या है, हम अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ ना, हम अगर कहें शोषक और शोषित, हम दो कैटेगरी में बांटते हैं अपने आप को। आप क्या है, शोषक है, शोषित है? शोषक। आप कहीं जगह पे शोषित। आप शोषक है, ये एग्री नहीं। कर है? कोई है ऐसा जो शोषक हो, अपने आप को कहता हो? हम सब लोग क्या है, हम सब लोग शोषित है। एग्रीड? हाँ या ना? इस बात को कहने में भी लोग शोषित हो रहे हैं, सबको पता है। दोनों अलग अलग सिचुएशन। हाँ, यस सर, दोनों हम ही हैं। अधिकांशतः ये मानते हैं कि हम शोषित हैं, मतलब हम अपने कंफर्ट के लिए, क्योंकि हम दूसरा पक्ष तो देखते नहीं है। जब जिसे कहते हैं ना अपने गिरेबान में झांक के देखना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। हम तो इस मामले में ये कह सकते हैं, हमसे कोई कहे कि शोषित है, हाँ जी हम तो बहुत शोषित हैं। हमारे को देखो जेंडर बायस कितना है, कास्ट बायस कितना है, फलाना बायस कितना है, तो हमारे साथ हमारा कितना शोषण हो रहा है। करेक्ट, जिसमें मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोई भी नहीं है। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, किसी और का उदाहरण, तो मैं कहूँ कि जी देखो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, कितना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। करेक्ट, मैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का हम में से कोई व्यक्ति शिकार हो सकता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। पर जब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात आएगी, तब मैं कहां पहुंच जाऊंगा? मैं याद शोषक। ठीक है। जब महिलाओं के शोषण की बात आएगी तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। अगर मैं फाइनेंशियल इनइक्वालिटी की बात करूं, ठीक है, फाइनेंशियल तरीके से भी, पैसे के आधार पर भी हम लोग शोषक और शोषित में बंधे हुए हैं। तो अगर पैसे वाले क्राइटेरिया पर चला जाए, फाइनेंशियल क्राइटेरिया पर चले जाए, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर मैं रिलीजन वाले क्राइटेरिया पर खड़ा हूँ, ठीक है, जैसा आज का रिलीजियस सिस्टम है, तो भी मैं यहाँ खड़ा हुआ दिखाई देता हूँ। मैं रीजन वाइज उसकी बात करूं तो भी मैं यहाँ खड़ा ही दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में सारे तरीके का सारा सुविधा है। मैं अपने को बिहार के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। जो बिहार नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, जहाँ से दिल्ली आने जाने में, फॉर्म भरने में महीनों लग जाए, मतलब महीनों तो नहीं है पर दिनों तो लग ही जाते हैं, पैसा भी लगता है। ठीक है, अब जैसे दिल्ली के बच्चे को और बिहार के बच्चे को, दोनों के साथ समानता नहीं है, दोनों इक्वल प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़े हुए। रिलीजन, धर्म के आधार पर विभाजन है, तो हम वहां पे इक्वल नहीं खड़े हुए। हम फाइनेंशियल आधार पर इक्वल नहीं खड़े हुए। बहुत बच्चे ऐसे हैं, अधिकांशतः बच्चे ऐसे हैं जिनको ये यहाँ तक पहुंचने का मौका ही नहीं है। उन्होंने कभी किताब ही नहीं देखी है, वो बेचारे बचपन से ही पैदा हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि मतलब ये सारी चीज होती क्या, आर्टिकल 19 क्या चीज होती है, उनको ये भला ही नहीं पता। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मैं अपने घर के अंदर भी, मतलब ये मतलब मैं अपना भी सेल्फ क्रिटिसिज्म कर सकता हूँ। मैं आज भी घर का काम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ करता हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। इक्वेलिटी कहने के लिए प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बट इक्वेलिटी करने के लिए मैं आज भी ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं नहीं कर, मैं करता हूँ। आई कैन नॉट क्लेम दैट। तो हमारी जो ये समझ है कि हो सकता है मैं किसी एक पैरामीटर पर शोषित हूं, हो सकता है, होता है, बट हम बहुत सारे पैरामीटर्स पर शोषक बन जाते हैं, हम एक्सप्लॉइटर बन जाते हैं। सेम अप्लाइज टू विमेन ऑल्सो। बहुत सारी ऐसी विमेन हो सकती हैं कि ठीक है वो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करेंगे, बट एट अनदर प्लेटफॉर्म जहां बात रिलीजन, रीजन और उसकी आएगी, तो मे बी दे आर एक्सप्लॉइटेटर। तो यहाँ हमारा जो संबंध है वो द्वंद्वात्मक है। आपस में भी हम एक डायलेक्टिकल रिलेशन में खड़े हुए, हम दोनों हैं, हम अनिवार्यतः दोनों हैं। और हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन जो ये जो है, ना हम यहाँ रहें, ना हम शोषित हों और ना हम शोषक बने, हम बीच में आए। ठीक है, जहां पर शोषण, एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो, हर तरह के एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो। यदि मैं अपने जेंडर का एक्सप्लॉइटेशन करता हूँ किसी तरीके से, मैं वो ना करूँ। ठीक है, मैं किसी और तरीके से जो भी चीज कर सकता हूँ, तो इक्वेलिटी शुड बी माय लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, माय लाइफ लॉन्ग एफर्ट। और ठीक है, परफेक्ट कोई नहीं होगा, पर एफर्ट हमेशा हमारा रहना चाहिए कि कैसे हम जीवन भर जो है बराबरी के लिए
कोशिश करते रहे, तभी हम वो बराबरी ला सकते हैं। तो इस संबंध से हम सबको बाहर निकलना होगा अपने माइंडसेट को, क्योंकि ये ध्यान रखें, ना हम किसी का शोषण करेंगे और ना हम अपना शोषण होने देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें बस यही चीज खींचनी है। शोषित होना भी कोई गर्व की बात नहीं है, मेरे को कोई प्राउड नहीं होना चाहिए कि यस आई एम शोषित, तो बड़ी मेरे पास सब सहानुभूति करो, नहीं, ये कोई दया की बात नहीं है। अगर मैं शोषित हूं तो इसमें भी मेरी गलती है, इसमें भी कहीं ना कहीं मेरा दोष है। ऐसा नहीं कि मैं ये कहकर, अगर मेरे को मौका मिल रहा है तो मुझे इससे आगे बाहर निकलना है, मुझे खुद को निकलना है और दूसरे को भी सहायता करने की, भाई तुम भी यहाँ से बाहर निकलो इस गड्ढे से, तो मैं उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए दूसरी को भी सहायता करूं। और दूसरी तरफ शोषक का संबंध भी है कि भाई अगर आप शोषण वाली साइड में हो तो वहां से भी बाहर निकलो। ये जो सिस्टम है शोषण का, ये किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। हो सकता है ये अपेरेंटली अच्छा लगे, थोड़ी देर के लिए सेटिस्फेक्शन लगे कि चलो मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, पर अल्टीमेटली नुकसान आपका भी होता ही है उसमें। तो मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ, ऐसे ही समझने की कोशिश करता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन सर, आप बोलें कि जैसे अगर शोषित हम हो रहे हैं तो उसके रीजन हम खुद हैं। सर कास्ट बेस्ड पे अगर देखा जाए तो उसका रीजन हम कैसे हो सकते हैं? सर कोई भी चीज अगर होता है, जैसे कोई खराब काम करता है या फिर कोई फेलियर होता है, तो उसको कास्ट से डिनोट किया जाता है। कि स्पेशली मैंने देखा है कि जो एससी के बच्चे हैं, जो जिसे चमार कहते हैं, तो स्पेशली उस नाम से बुलाते हैं कि अरे चमार जैसे लग रहे हैं, या फिर उनके जैसे काम कर, उसके जैसे अगर कोई खराब दिखता है यस तो सर, उसको ये हम भी उस फेस नाम से किए। दिखाते हैं। मैंने बहुत फेस किया है सर, हर जगह मैं फेस करती हूँ और मैं उसका मतलब बोलती भी हूँ, लेकिन अब हर जगह तो मतलब नहीं कर पाते हैं कि हर जगह वही है। मैंने हर जगह सुना है कि कोई खराब काम कर दिया या फिर कोई फेलियर या फिर कोई काला दिखता है तो अरे ये चमार जैसे दिख रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि उनके बच्चे खराब होते हैं, फेलियर होते हैं, या फिर अब तो अलग ही है। बहुत सर मैंने सुना है, तो उसका हम रीजन कैसे हो यस सकते सर, हैं? और बोलते हैं कि ये तो रिजर्वेशन से आ गया है, छोड़ो इसको, हटाओ। इसका हम रीजन कैसे हो सकता है? ठीक है, इसका रीजन हम हैं, ठीक है, हम पूरी तरीके से उसका रीजन नहीं है, पर हम उसका हिस्सा हैं, और मैं तो कहूंगा आधा हिस्सा हम हैं। देखो, कोई भी चीज है, कोई भी बुराई है, उसे बुराई को खत्म करने के लिए हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये एग्री करते हैं इस बात। अब कास्ट है, हम सबको पता है कि ये सच्चाई है हमारे देश में। जो सारी चीजें बता रहे हो आप, वो लगभग मुझे लगता है जो भी लोग एक जातीय शोषण की व्यवस्था से आते हैं, उन्होंने सबने ये सेम चीज झेली है। तो किसी भी चीज को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर मान लो इसी बुराई की बात करें, इस बुराई को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? सामना करेंगे उसका, और जो उसमें कमियां हैं लोगों के बीच में उजागर करेंगे। ये गलत है। सामना, उजागर। सर अगर कोई एससी का बच्चा अगर डीएम भी बन जाता है तो भी तो उसको वैल्यू नहीं देखा जाता। एक सवाल को एक एक करके करते हैं, ठीक है। किसने बोला उजागर? ठीक है, फेस करेंगे और एक्सपोज करेंगे। तो और क्या कारण हो सकते, और क्या कर सकते हैं हम? सर अपने आप को प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे, जहाँ भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, प्रूफ करना, ओके। और क्या कर सकते हैं हम? मोटिवेट करेंगे। ये अगर हम कंपेयर करके देखें तो एक दूसरे से नॉलेज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, मोटिवेट करेंगे। और आपको हर एक स्तर पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, जहां से हम उस चीज को जैसे एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और एथिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, जिसका हम आसानी से सामना कर सके इस चीज को। करेक्ट। चलो अब मैं सब आप बात करता हूँ। देखो, हम ज्यादातर बार क्या कर रहे होते हैं? एक्सपोज, जैसे रविंद्र ने बोला एक्सपोज करेंगे, उजागर करेंगे। हमें क्या उजागर करना है? आज कास्ट में उजागर करने वाली चीज क्या है? किसको उजागर कर रहे हो?
अपने को उजागर कर रहे हो? नहीं सर, कमियों को, जो नहीं, ऐसा अगर हम ह्यूमन के हिसाब से देखें तो नहीं, भाई बोलो। अगर मैं बायोलॉजिकल देखता हूं तो हम सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने मेंटेलिटी ऐसी बना ली है ना कि हर चीज को वो अपने जो है ना फ्यूचर में उसमें ढाल लिया गया है, धारण कर लिया गया है, तो उसको हम बताएंगे भाई ऐसा नहीं है। नहीं, पर ये विचार अपने आप में थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है, ये सही विचार नहीं है। इसमें कारण क्या है? हम उजागर किसको करना चाहते हैं? हम जाति के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जाति में ऐसा होता है, ठीक है। किसको बता रहे हैं? दो लोग हैं, अपर कास्ट। अपर कास्ट को आप ये उजागर करेंगे कि भाई जातीय शोषण हो रहा है, मतलब स्टेट को बताएंगे कि भाई स्टेट हमारा शोषण कर रहा है। तो स्टेट को पता कब नहीं है? स्टेट को तो पता है कि वो शोषण कर रहा है। जो शोषण करने वाला है उसको तो हमेशा से पता है कि वो शोषण कर रहा है। वो अगर हम किसी अपर कास्ट, वो ठीक है आपके साथ सहानुभूति रख सकता है, पर वो उसको खत्म नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता, वो सब जानता है, ठीक है, सबको सब कुछ पता है। तो अगर हम ये कहें कि अपर कास्ट को ये नहीं पता कि ऐसा गलत हो रहा है, ये सब चीज गलत है, उसको अच्छे से पता है, उसका बनाया हुआ सिस्टम है, उसने तो खुद डिवाइस किया है ये सिस्टम, ठीक है। वो तो अच्छे से जानता है कि सब बराबर है, सब पता है उसको। तुम ये कोई नया चीज बताने थोड़ा जा रहे हो उसको कि जिसने इस चीज को बनाया उसको पता नहीं होगा कि भाई सब लोग बराबर हैं। सब लोग बराबर हैं तभी तो उनको गैर बराबर करने के लिए तो ये सिस्टम ही बनाया है। अगर गैर बराबर होते तो फिर तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो फिर बायोलॉजिकली बना रहता। पहले तो हम बराबर ही पैदा हुए थे, गैर बराबरी तो किसी सिस्टम ने की, तो जिसने सिस्टम को बनाया उसको पता नहीं है क्या? ये बात अगर हम सोच रहे हैं तो शायद मुझे लगता है ये त्रुटिपूर्ण विचार है कि अगर हम किसी अपर कास्ट को या किसी ऐसे जो सो कॉल्ड तथाकथित अपर कास्ट अपने को रखते हैं कि उनको पता नहीं, उनको अच्छे से पता है। दूसरी तरफ जो मतलब जो जाति में नीचे रखे गए हैं, क्या उनको नहीं पता? यहाँ कोई भी बच्चा ऐसा हो मतलब जो तथाकथित मतलब लोअर कास्ट से आता हो जिसने ये अनुभव ना किया हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसने ये अनुभव ना किया। ऑब्वियसली ये हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा होता है, हम रोज यही झेलते हैं। हर बच्चा, कोई एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने ये चीजें ना झेली हो, जो आप लोगों ने भी रिपीट करी अलग अलग फॉर्मेट में, सभी ने ये चीज झेली है। तो हम एक्सपोज करने को कुछ है ही नहीं, वी आर ऑलरेडी एक्सपोज्ड, देयर इज नथिंग टू बी एक्सपोज्ड। और ये बहुत मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम हम अपनी एनर्जी किस में लगे हुए हैं? इसी में। आधे मतलब जितने मैं ग्रुप्स देखता हूँ उसमें यही सब मैसेज आता रहता है कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ऐसा हो गया, या ये लोग ऐसा करते हैं। अरे ये सब सबको पता है यार, मतलब इट्स ओपन थिंग। आप क्या बार बार वो एक ही बात को बार बार डालते रहते हैं? एक बार एक ही बात को कहने से कुछ नहीं है, सबको अनुभव है। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसका अनुभव नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर कुछ सामना करना, हमारी ना संघर्ष करने के, जैसे मैं अगर सवाल का आंसर देता तो मैं ये कहता कि हाँ मैं संघर्ष करूंगा, है ना, ये कह सकते हैं ना कि भाई एक परेशानी है, एक समस्या है, मेरे को उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। अब संघर्ष करने में क्या करना होगा? संघर्ष कर, कन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो। बिल्कुल, ये एक रास्ता है, एक जरूरी चीज है कि हम दूसरे को मना करें कि भाई तुम ये मत करो। पर इज इट सफिशिएंट सामना करना? क्या ये पर्याप्त है? नो सर। नो सर, नो सर। क्योंकि सामना करने से आप ये चाह रहे हो, जैसे हमारी दूसरी कोशिश क्या रहती है, हम एक दो तरीके की कोशिशें समाज में देखता हूँ, खासतौर में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में क्या करा, बहुत सारे हमने ग्रुप्स और बहुत सारे एसोसिएशन, लाखों की संख्या में हमने ग्रुप एसोसिएशन, अब व्हाट्सएप आ गया है तो व्हाट्सएप की बना लिए ग्रुप, पर कर क्या रहे हैं आपस में? केवल उन्हीं मैसेजेस को एक दूसरे से परस्पर शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई देखो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सबको पता है कि इट्स एन 1000-2000 ईयर ओल्ड सिस्टम, कोई नई चीज थोड़ी बता रहे हो आप, सबको पता है, सबके बाप दादा उन्होंने इसको झेला है, तो हम उसी चीज को क्यों बार बार बताए जा रहे हैं? तो एक तरफ तो अगर आपस में आप बता रहे हो तो कोई फायदा नहीं है इस एक्सरसाइज का, ये वेस्ट ऑफ योर टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ बता रहे हो कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ये एक हद तक तो ठीक है कि उसको एक मैसेजिंग जानी चाहिए कि गलत करो, पर अगर आप उससे ये उम्मीद कर रहे हो
बहुत बार लोग क्या है कि सरकार को ऐसा कर देना चाहिए, इनको ऐसा कर देना चाहिए। भाई वो क्यों करेंगे? अगर हम उन्हीं जातियों से कहें कि भैया कास्ट सिस्टम बहुत बुरा है, आप कास्ट एक्सप्लॉइटेशन मत करो, तो क्या मना बंद कर देंगे? नो वो सर। क्यों करेंगे सर, वो तो चाहते ही हैं। हमारी विशफुल थिंकिंग है। फिर वही बात कहूंगा कि जिसने चीज बनाई वो क्यों उसे हटाएगा? जिसको उससे आनंद आ रहा है, जिसको उससे मजा आ रहा है, जिसको उससे लाभ है, वो क्यों उसे बंद करेगा? तो दोनों ही लोग नहीं कर सकते थे। तो जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं करके कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि हमें विरोध करना, एक्सपोज करना, ये काम है। पर जैसे मैं सबसे महत्वपूर्ण काम जिसको मानूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम, हम अब मैं कास्ट के मामले में अगर कहूं, क्या कहीं हम कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि जाति को खत्म करो? कोई हमारे समय में एंटी कास्ट मूवमेंट चल रहा है? कोई भी दलित जिसको लीड कर रहा हो? नहीं सर। तो मेरी जानकारी में तो है नहीं। अगर कहीं चल रहा हो तो मुझे बताना भाई, मैं ढूंढ रहा हूँ। बाबा साहब ने अपने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था? जाति का विनाश, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, जाति का समापन, पूरा खात्मा, जड़ से खात्मा। एनालाइजेशन का मतलब होता है पूरी तरीके से, मतलब उसका नामो निशान भी मिटा दिया जाए। या नामो निशान छोड़ो, हम भी खुद बढ़ाने में लगे हुए हैं। सर आई थिंक सर आजाद पार्टी जो है सर आज चल रहा है हम यूपी में। लगे हुए हैं को जाटव वोट, अभी देखना डिस्कशन थोड़ी देर में हो रहा होगा, चल भी गया होगा। जाटव वोट, कुर्मी वोट, फलाना वोट, यादव वोट, ये चल रहा होगा, टीवी में शुरू हो रखा होगा। क्या कर रहे हैं इसको तो सर, हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली कास्ट को ही एनरिच कर रहे हैं, उसे और मजबूत करेंगे तो और मजबूत करो, और इसमें हम लोग भी बराबर की भागीदारी दे रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कि वी आर नॉट लीडिंग एनी एंटी कास्ट मूवमेंट। तो हमें कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि हम कोई ऐसा कर रहे हैं। करना है तो ऐसा करो कि हाँ चलो कुछ एंटी कास्ट मूवमेंट चलाते हैं कि भाई ये जाति का ना कोई जाति का नाम रखेगा, कोई ना जाति का नाम लेगा। ठीक है, हम एक कॉमन आइडेंटिटी है। ठीक है, एक दलित आइडेंटिटी हो या वंचित आइडेंटिटी हो, एक कॉमन आइडेंटिटी हो सकती है। पर ये जाति की आइडेंटिटी क्यों है भाई? कोई लगा रहा है अपने सर नाम के पीछे कुछ, कोई लगा रहा है नाम के पीछे कुछ, क्यों लगा रहे भाई? आप जाति को खत्म करना चाहते हो, जाति को बढ़ाना चाहते हो। शादियां कर रहे हैं तो शादियों में लगे हुए हैं लोग पहचानने में, भाई लड़की ये है वो है, आपस में भी लगे हुए हैं कि भाई इस तरीके की लड़की होनी चाहिए। तो हम एनहाइलेशन ऑफ कास्ट पे कोई काम कर रहे हैं? अगर कोई कर रहा हो तो बताओ। हम लोग सब कहते रहते हैं कि बाबा साहब के हम बहुत जय भीम सुबह शाम करते रहते हैं। क्या हम बाबा साहब का कोई सा काम कर रहे हैं? बाबा साहब ने तो कभी नहीं कहा कि भैया कास्ट को प्रमोट करना, पर आज हम 70 साल बाद कर वही रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। फिर हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। दूसरी चीज कि संघर्ष का मतलब केवल ये सब भी नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हमें किसी एक्सप्लॉइटेशन से मुक्ति पानी है तो हम अगर दूसरे से उम्मीद करें कि वो महिलाएं पुरुषों से ये उम्मीद करें कि भाई ये पुरुष हमें किसी दिन आज़ादी दे देंगे, घर के काम से आज़ादी दे देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। पुरुष कभी ऐसा नहीं करेंगे। बराबर का अधिकार पुरुष कभी नहीं देंगे। अच्छे से अच्छा पुरुष, बुरे से बुरा पुरुष, कोई पुरुष आपको बराबरी का अधिकार नहीं देने वाला। आपको बराबरी का अधिकार कैसे मिलेगा? अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को मिल ही नहीं सकता। वो मिलेगा कैसे? वो मिलेगा तब जब आप इक्वली एम्पावर्ड होंगी। ठीक है, आज कोई ऐसी महिला जो अच्छी पढ़ी लिखी हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, आप देखेंगे उसका एक्सप्लॉइटेशन रिलेटिवली कम होगा। होगा उसका भी, ये दूसरी बात है, परंतु उसका कम होगा। कोई भी अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का को सफर कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी एम्पावरमेंट स्थिति, वो कितना एम्पावर्ड है, empowered in terms of education, empowered in terms of finance, empowered in terms of body physique। ठीक है भाई, आदमी एम्पावरमेंट में फिजिकल एम्पावरमेंट भी है। ठीक है, अगर कोई ठीक ठाक हाथ पैर से मजबूत है तो उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है।
क्योंकि एक्सप्लॉइटर को पता है ना कि मैं इसका एक्सप्लॉइटेशन करने जाऊंगा, कि मुझे 2 झापड़ लगाएगा, मैं भागाऊंगा। तो हर तरीके से आपको एम्पावर होना होगा। आप जब एम्पावर होंगे, और उसकी जिम्मेदारी केवल आपकी है, ये तीनों चीजों के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा। तो आप अपना संघर्ष करो, एक्सपोज भी करो, परंतु आपके लिए प्राइमरी टास्क आपका एम्पावरमेंट है। जिस दिन एम्पावरमेंट होगा, विमेन का एम्पावरमेंट उस दिन हो जाएगा जिस दिन विमेन एम्पावर्ड होंगी। आपको मेंटली, साइकोलॉजिकली, ठीक है, माइंड से अपने को एम्पावर करना है कि आई एम नो लेसर। आज हम लोग जिस जाति वर्ग से आते हैं, वो हम मेंटली भी, माइंड से भी एम्पावर्ड नहीं है, माइंड से भी वीक है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस है। आज भी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। इतनी एजुकेशन के बाद भी आज हम वहीं के वहीं हैं। अगर मैं आप में से लोगों को बोलूं कि मुझे आप कुछ अच्छे आर्टिकल, वीडियो बना के भेज दो, भेज दोगे कोई? नहीं भेज पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं। दुनिया यहाँ पर मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बाढ़ आई हुई है, पता नहीं कितने तरीके के यूट्यूबर पैदा हो गए हैं, ठीक है। पर अगर मैं ये कहूँ, मैंने बहुत बार ये कोशिश की कि भाई लोग बनाए, कुछ कंटेंट बनाए, कुछ ऐसा बनाए जिसको शेयर किया जा सके, पर नहीं बना पाएंगे हम। वो मतलब उस क्वालिटी का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ऊट पटांग बना दें, क्योंकि भाई ठीक है, दुनिया में क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, वही चीज चलेगी जो चीज अच्छी हो, वो हम नहीं बना। तो हमें माइंड से अपने आप को एम्पावर करना है। आपको एजुकेशन से, फाइनेंस से, फिजिक्स से, बॉडी से, हर तरह से अपने आप को एम्पावर करिए। और अगर जिस दिन आप एम्पावर होंगे, ठीक है, और यहाँ पर मेंटल एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एम्पावरमेंट की ओर ले जाती है। इंडिविजुअली भी, जैसे मैंने अभी पीछे महिलाओं का उदाहरण दिया था कि डॉक्टर बन जाएं, लॉयर बन जाएं, तो आपका शोषण नहीं होगा, यही कहा था मैंने? ये कुछ यस और सर जी, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा आपका शोषण कम होगा, रिलेटिवली कम होगा। हो। जब लॉयर बन जाते हो या कुछ और बन जाते हो, तब आपका शोषण कम हो जाता है। खत्म क्यों नहीं होता? सर क्योंकि हम सबका थिंकिंग पैट्रियार्कल है। डॉक्टर है, वेल एजुकेटेड है, डॉक्टर है, पैसे भी अच्छे मिलते होंगे, शरीर भी ठीक है, मेंटली कॉन्फिडेंस भी है, फिर कमी क्या रह गई? फिर भी एक्सप्लॉइटेशन क्यों हो रहा है? व्हाट इज मिसिंग इज मेंटली कलेक्टिव एम्पावरमेंट, ठीक है। जब तक, क्योंकि एम्पावरमेंट जब तक कलेक्टिव नहीं होगा, इट हैज टू बी इंडिविजुअल। जब तक व्यक्तिगत लेवल पे आप एजुकेटेड होगे, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो, निश्चित फायदा होगा। आप बॉडी से, माइंड से एम्पावर्ड होगे, आपको फायदा होगा। परंतु जब तक वो एम्पावरमेंट सामूहिक नहीं होगा, जब सब महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा, आपने अपना कर लिया, आप खुद डॉक्टर बन गए, आप खुद लॉयर बन गए, वो आप बने हो, पर आपकी सोसाइटी में जो कुछ है, आप सड़क पर जब निकलोगे, घर के अंदर ठीक है, अस्पताल के अंदर ठीक है, पर सड़क पर निकलोगे तो कोई नहीं जानता कि आप डॉक्टर हो, क्या हो, आपके कितने पैसे हैं। वहां पर वो छेड़ने वाले वैसे ही छेड़ेंगे, बदतमीजी करने वाले वैसे ही बदतमीजी करेंगे, बिकॉज द कलेक्टिव आइडिया ऑफ एम्पावरमेंट। क्योंकि आपने अपना एम्पावरमेंट तक तो फोकस किया, पर आपने एक कॉमन गर्ल के लिए नहीं सोच पाए आप कि भाई उसको भी तो यही सेम परेशानी है। तो ये जब तक कलेक्टिव एम्पावरमेंट नहीं होगा कि नहीं, मैं अपने ही नहीं, अपने साथ के लोगों के अधिकारों के लिए भी एम्पावर होऊंगा। मेरे को अगर किसी भी लड़की छेड़ी जाती है तो मुझे उतना ही दर्द होना चाहिए जितना मुझे अपने छेड़े जाने पर होना चाहिए। अगर मेरा जितना दर्द मुझे अपना इंटरनेट बंद होने पर होगा, उतना ही दर्द मुझे जम्मू कश्मीर के इंटरनेट बंद होने पर होना चाहिए। वो कलेक्टिव एम्पावरमेंट होगा, और जब वो स्थिति आएगी तब ये एक्सप्लॉइटेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। तब जैसे ही मुझे लगेगा, क्योंकि फिर शोषण करने वाली जो दूसरी तरफ की शक्ति है वो अपने आप कमजोर होती जाएगी। उसको पता है यार, अभी ये सड़क पर गए और एक लड़की छेड़ी, कई जगह पर ऐसा है, ऐसा नहीं कि ये साथ कहानी सुना रहा हूँ, बहुत जगह पर भारत के अंदर भी ऐसा है कि लड़कियां नहीं छेड़ी जाती, उनके साथ बदतमीजी नहीं होती। रात के 12 बजे भी लड़कियां घूम सकती हैं। क्यों?
क्योंकि वहां पर कलेक्टिव है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जैसे ही कुछ गलत होगा तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, भाई क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये क्या बदतमीजी है, ऑल दोस थिंग। अपने आप जो ऐसे एलिमेंट्स है वो डिस्करेज हो जाएंगे। बट दिल्ली में या उत्तर भारत में क्या होगा, वो छेड़ रहा है, भाई छेड़ेगा, मैं भी चल के थोड़ा सा, मैं भी कुछ बदतमीजी कराता हूँ चल के साथ में, अगर मैं लड़का हुआ तो ये सर जो अगर कोई लड़की को अगर छेड़ा भी जाता है तो वहाँ पे जो लड़कियां रहती हैं वो भी तो सामने नहीं आती हैं कि Exactly, तो मैं यही तो बात बोल रहा हूँ ना, तो आपके एजुकेशन होने का, इसीलिए मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने तो राइडर लगाया था, मैं यही राइडर तो लगा रहा हूँ कि आप एजुकेटेड भी हो गए, क्योंकि कल आपके आप बोलोगे कि सर आपने कहा था एजुकेटेड बन जाऊंगी, फाइनेंशियली भी मैं देखो आज अच्छी बन गई, मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हो गई हूँ, सब कुछ हो गई, पर मेरा तो आज भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपने तो कहा था कि नहीं होगा, फिर मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैं आपको जवाब पहले से ही दे रहा हूँ कि ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो कलेक्टिव एम्पावरमेंट ना हो। जैसे कि अगर हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, बाबा साहब ने एक रिजर्वेशन की पॉलिसी या जो संवैधानिक नीतियां लेकर आए, उनके कारण कास्ट बेस्ड बहुत सारे लोगों को, काफी लोगों को, करीब 5 से 10% लोगों को मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज मिली, जो अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं मिल रही थी वो अपॉर्चुनिटीज मिली, उसके कारण उन्होंने अच्छे अच्छे बने। आज एक मिडिल क्लास सेक्शन, दलित में भी एक मिडिल क्लास, वंचित में भी एक मिडिल क्लास सेक्शन है, तो वो अपने चीजों के लिए काम करता है, पता है ना, ठीक है। पर उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी मौजूद है। क्यों नहीं है? जबकि अगर हम बात करें वंचित समाज के या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेटेड लोगों की, उनमें बहुत लोग एजुकेटेड हैं, बहुत लोग फाइनेंशियली एम्पावर्ड हैं, बहुत लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, बहुत पहलवान टाइप के लोग मिलते हैं, बहुत लोग कॉन्फिडेंट भी हैं, उसके बावजूद भी ये मिसिंग है, एक्सप्लॉयटेशन आज भी हो रहा है। उसका कारण क्या है? हम में से 10% लोग ऐसे हैं जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के कारण बेहतर हो गए, 90% लोग ऐसे हैं जो आज पीछे छूटे हुए हैं। परंतु अगर ये 10% लोग भी ये कहें, मैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो क्या ये 10% लोग ये कह सकते हैं कि हम कास्ट बेस्ड, अब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, या पूरी तरीके से ये हो गए हैं, मतलब सही हो गए हैं? नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि हाँ लार्जली वी आर सेफ, हम ये कह सकते हैं, खासतौर में जो लोग हैं, हम ये तो कह सकते हैं कि लार्जली वी आर सेफ, मतलब मोटे मोटे तरीके से ठीक है, बट ऐसा नहीं कि 100% वी आर नॉट सेफ, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर। बट क्यों तो नहीं है? क्योंकि ये जो कलेक्टिव एम्पावरमेंट है ये मिसिंग है। अगर ये 90% लोग भी साथ में रहे होते तब ये प्रोसेस टूट जाता, तब ये जो डिस्कशन है खत्म होता। तो जो एम्पावरमेंट है, इट्स एन कॉन्टिन्यूअस आइडिया, इट्स एन होलिस्टिक आइडिया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। इसमें दोनों की जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार ये इंसिस्ट करता रहता हूँ कि ट्राई टू एम्पावर योरसेल्फ। हमारे को किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी से दंगा नहीं करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम जब अपने आप को एम्पावर करेंगे तो अपने आप इस प्रॉब्लम को विश ऑफ कर देंगे, गायब कर देंगे, ऐसे उड़ा देंगे। सर जाने अनजाने हमारी परवरिश में भी कमजोरी सी हो जाती है। जैसे गर्ल्स के साथ हम ऐसा ही सिखाते हैं कि तो तुम घर से बाहर निकलो तो अगर कोई बोल भी रहा है तो दो शब्द बोल रहा है तो तुम उसका जवाब मत दो, वहां से निकल जाओ चुपचाप, क्योंकि तो निश्चित तौर पे ऐसा हम सिखाते भी हैं तो कमजोरी को सिखा रहे हैं ना कि आप ऐसा रहो, क्योंकि गर्ल्स के साथ ऐसा होना लाजमी है। बिल्कुल, एक्चुअली जो मतलब मेरी समझ से जो ऐसे सेक्शन है जो वंचित तबके होते हैं, चाहे महिलाओं को वंचित तबके के तौर पे देखो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, इवन फाइनेंशियल लोगों को, वो वहाँ का ना वैल्यू सिस्टम बहुत गड़बड़ है। जैसे इसके उलट है ना, दूसरी तरफ जैसे हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, भाई मैं बहुत बार देखता हूँ, हम अपने बच्चे, तू पढ़ लिख के क्या करेगा, ठीक है, तेने कौन सा कलेक्टर बनना है, ये बात बहुत बार, मतलब खासतौर में जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वंचित तबके के लोग होते हैं, वो अक्सर करके अपने बच्चों को यही बोल रहे होते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है अपने बच्चों से कि बच्चों चपरासी की नौकरी लग जाएगा तो बहुत है, बहुत अच्छा, मतलब इतना मैक्सिमम है, इससे ज्यादा की अपेक्षा भी मत करो, कहीं चिपका दो,
ठीक है, कहीं भी कुछ नौकरी लगवा दो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी ऐसे ही होता है। हम उनको एम्पावरिंग थॉट नहीं देते, जबकि इसके उलट अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं, जो एक्सप्लॉइटर कास्ट हैं, ठीक है, वहां क्या सिखाया जाता है? सबसे पहला वही एम्पावरमेंट का है। वो सबसे पहले क्या बोलते हैं, जैसे आप में से कईयों ने उसको बोला भी कि क्या जो है, ये मैं कास्ट बेस्ड वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्या तुम ऐसे चूड़े चमार जैसे दिख रहे है ना, काइंडली डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं इसको केवल अपनी बात को समझाने के लिए। ये शब्द कौन बोलता है? अपर वाले, बिल्कुल। इसका मतलब क्या होता है, क्यों बोला जाता है ये? वही हमें लोग गंदा समझते हैं। नहीं नहीं, गंदा नहीं समझते, ऐसा नहीं है, वहां पे गंदा नहीं, वो आप रेफरेंस पॉइंट हो कि आप वैसे नहीं हो, यू आर Yes, नॉट sir. लाइक दैट, यू आर सपोज्ड टू बी कलेक्टर। वो आपको नहीं कहना चाह रहा है, काइंडली डोंट टेक दैट वे, हम ऐसा नहीं है, सब लोग इल मीनिंग नहीं होते। कई बार लोग, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि व्हाट डज दिस मीन, कि ये जो शब्द है ये कोई कास्ट होते हैं। बहुत सारे अपर कास्ट को नहीं पता होता है, जो खासतौर में नए जो अपर कास्ट है उनको ये नहीं पता होता कि चूड़ा इज अ गाली और चूड़ा इज अ कास्ट, ठीक है, ये उनको नहीं पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो उस शब्द को ऐसे इस्तेमाल करते हैं। पर मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैंने कहना ये है कि वो अपने बच्चों को एक एम्पावरमेंट की तरफ ले जा रहे हैं कि आपको ये नहीं बनना है, आपने क्या चपरासी बनना है, आप घास काटोगे, वहां के जो नॉर्म्स है वो डिफरेंट है। वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें तो ये बनना है, यू आर डेस्टाइन्ड फॉर दैट, तुम्हें तो ये बनना ही है। तो वो एक अलग तरीके की परवरिश दे रहे हैं। वहां पर वो सिखाते हैं कि सब लोग आपस में एक साथ चलो, ठीक है, एक जब किसी की जरूरत हो तो एक दूसरे की सहायता करो, मिलकर रहो, ठीक है। हमारे यहाँ कैसे, क्या एजुकेशन है, अरे भैया अपना अपना देख लो, ऐसा हमारा वैल्यू सिस्टम प्रॉब्लमेटिक है। हमारा जो प्रॉब्लम है जो वंचित तबके का, वो उसका अपना वैल्यू सिस्टम है। वो जब तक अपने वैल्यू सिस्टम को एड्रेस नहीं करेगा, हमारी कमियां खुद हैं, हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, हम सबसे ज्यादा हम ही नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने, वो दूसरा तो क्या पहुंचाएगा किसी के अंदर। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई दिमाग से हमसे तेज हो, कोई किसी और चीज से तेज हो, बस एक ही चीज का फर्क है कि हमारा अपना वैल्यू सिस्टम। हमारे यहाँ पर हम सोसाइटी में किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम किसी एक दूसरे की हेल्प करते ही नहीं है। हमारे यहाँ जब हम IAS ऑफिसर बन जाते हैं, तो जैसे अगर मैं इसको ऑफ द रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये सिस्टम अभी भी है,